physiology, etc. So I'm gonna begin with our lecture today. Mechanical and adhesion properties of dental materials. So ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके FCPS की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इससे आपके कोर प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं और इसी से ही आप अपने जो है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो इस टॉपिक में इस्तेमाल हो रही हैं वो आगे भी आपकी जो डेंटल मटेरियल्स की बुक है मकेब उसमें इस्तेमाल होंगी. So in order to understand those, you need to be familiar with all the terminologies. Okay, so first of all, what is stress? Stress एक simple सी एक property है, ठीक है. इसकी जो definition है वो ये है: when an external force is applied on a body at rest, an internal force equal in magnitude but opposite in direction is set up in the body, वो स्ट्रेस कहलाती है. अब ये मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसे दो एंड से पुल किया जा रहा है. अब इस पुलिंग फोर्स की वजह से जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेस पैदा, एक रेजिस्टेंस फोर्स पैदा होगी, ठीक है. वो जो रेजिस्टेंस फोर्स होगी, it will be equal in magnitude to the force that you are applying with your hands, but it will be opposite in direction, ठीक है. अब ये जो है मिसाल जो आपको मैंने दी है पुलिंग फोर्स की, दैट इज टेंशनल स्ट्रेस, ठीक है. जो आप स्ट्रेस जनरेट कर रहे हो यूजिंग योर हैंड्स, दैट इज टेंशनल स्ट्रेस. On the other hand, there are other types of stress, ठीक है. The more important being compression stress and shear stress. टेंशन स्ट्रेस बेसिकली आपकी इलोंगेशन प्रोड्यूस करता है आपके ऑब्जेक्ट में, और जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है. सो कंप्रेसिव स्ट्रेस वो होगा जिसमें आप फोर्स लगा रहे हैं और आपका ऑब्जेक्ट स्क्वीज हो रहा है, स्क्विश हो रहा है, ठीक है. ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा. अब इसकी डेफिनेशन अगर आप देखी जाए तो स्ट्रेस कॉज्ड बाय लोड that tends to stretch or elongate a body is called a tensile stress, ठीक है. ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि टेंशन स्ट्रेस लगा हुआ है कि क्यूबिक ऑब्जेक्ट है और ये बीच में से फ्रैक्चर हो गया है बिकॉज स्ट्रेस जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इन इट फ्रैक्चर, ठीक है. दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस. ये जो इसके अंदर प्रोड्यूस होगी रेजिस्टेंस फोर्सेस, दैट वुड बी स्ट्रेस, और जो डायमेंशनल चेंज ऑब्जेक्ट में आ रही है दैट वुड बी स्ट्रेन, ठीक है. स्ट्रेन हम आगे अभी कवर करते हैं. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आप देख रहे हैं कंप्रेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को और ये इधर जो आपकी स्ट्रेन की वजह से ये फ्रैक्चर जो है ये कंप्रेसिव फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है. इसके साथ साथ शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस थोड़ी सी टेक्निकल है. आपने पीछे अगर देखा हो कि ये एक बेसिकली दो आप कह सकते हैं हैंडल्स के साथ, ठीक है. वो हैंडल्स जो हैं वो आप पुल कर रहे हैं, ठीक है. अब इसका पर्पस क्या है इन हैंडल्स को इधर लगाने का है इस थर्ड ऑब्जेक्ट के साथ? वो ये है कि हम एक फोर्स जनरेट करना चाह रहे हैं जो कि आपके एक सिंगल प्लेन में है, ठीक है. जो आपके सिंगल प्लेन में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी शियर फोर्स, और इसकी वजह से जो आपका स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो भी एक उसी डायरेक्शन में होगा. ये देख सकते हैं आप, इधर एक डायरेक्शन में इधर स्ट्रेस लगा है और एक इस डायरेक्शन में लगा है, और ये एक जो एटम्स का स्लिपेज हुआ है इस लाइन पे, ठीक है. ये जो स्लिपेज है इसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट फ्रैक्चर हुआ है, और जो स्ट्रेस जो है जिसकी वजह से फ्रैक्चर हुआ है वो है शियर स्ट्रेस. तो इसकी डेफिनेशन जो है इट इज force tending to cause deformation of a material by slippage along a plane or planes parallel to the imposed stress. Now, moving on to third type of another stress is torsion stress. इसमें it is very simple. ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ट्विस्ट की है. अगर आप एक वायर है या ऑब्जेक्ट है उसे अगर आप ट्विस्ट करते हैं, निचोड़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज टॉर्जनल स्ट्रेस. नाउ फाइनली जो आपका एक आती है कॉम्बिनेशन स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस या फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, ठीक है. ये बेसिकली एक ऐसा स्ट्रेस होता है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है इसमें तीन किस्म की स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं. इसमें आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस भी जनरेट हो रही है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस भी हो रही है, और इसमें शियर स्ट्रेस भी हो रही है. ये देखें, ये टेंशन हो रही है, ये कंप्रेशन हो रही है, और ये जो आपकी जो मिड लाइन में आपको नजर आ रही है डॉटेड लाइन से जो डिनोट किया हुआ है वो आपकी थर्ड टाइप स्ट्रेस है जो कि शियर स्ट्रेस है, ठीक है. अब ये जो है ना सारी ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भी कहलाती है. अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अ बेंडिंग फोर्स
that can produce all three types of stresses, but in most of the case fracture occurs because of the tensile stress component. ठीक है, तो आपका जो फ्रैक्चर होगा वो बेसिकली इसकी जो एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो फ्रैक्चर होगा वो टेंशनल स्ट्रेस की वजह से होगा, नॉट बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, नॉट बिकॉज ऑफ शियर, बट टेंशन। ठीक है, अब एक बात आपको एक इसमें याद करने की बात है कि फ्लेक्सुरल जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, यानी जो आपका मटेरियल के कितना वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस एब्जॉर्ब कर सकता है और उसे विथस्टैंड कर सकता है टू द पॉइंट ऑफ ब्रेकेज, वो डिपेंड करता है आपकी सरफेस इरेगुलरिटी पे। अगर तो कोई इधर वॉइड है, इधर क्रैक है, किसी किस्म का भी नॉच या डिफेक्ट है, उसकी वजह से आपका जो मटेरियल है वो उसकी, तो यू नीड टू मेक श्योर आपका जो भी मटेरियल है जिस पे आप वर्क कर रहे हो वो उसकी सरफेस जो है इट इज स्मूथ एंड इट इज नॉट कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ इम्परफेक्शंस। Now, moving on to strain. What is strain? Strain is a dimensional per unit change in dimension per unit initial dimension. यानी आपने स्ट्रेस लगाया है या आप टेंशन स्ट्रेस लगा रहे हो या पुलिंग फोर्स लगा रहे हो, तो उसमें जो सिलेंड्रिकल एलोंगेशन हुई है वो बेसिकली डायमेंशनल चेंज है और वो स्ट्रेन कहलाता है। कंप्रेशन में सिमिलरली है कि आप इसे पुश कर रहे हैं तो स्ट्रेन जो आपको प्रोड्यूस हो रहा है जो कि वर्टिकल डायमेंशन में हो रहा है वो कंप्रेसिव स्ट्रेन है। टॉर्जनल में भी वही है, शेयर में भी वही है और बेंडिंग में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जो स्ट्रेन है आपको पता चल गया कि डायमेंशन चेंज होती है। डायमेंशन चेंज इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, इट कुड बी रिवर्सिबल वन, इट कुड बी जो कि रिकवर नहीं हो सकती इरिवर्सिबल, या वो जो कि पार्शियली रिकवर हो सकती है। ये हम आगे कवर करेंगे जो आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसमें फर्दर। ठीक है, stress and strain relationship. Basically, in order to explain this, we need to plot a graph of stress against strain. ठीक है, stress जो है basically आप ये देख सकते हैं कि इसमें point P is a proportional limit, E is your yield stress and T is the fractional limit. ठीक है, जहाँ आपका फ्रैक्चर होता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन अप टू द पॉइंट पी यानी प्रोपोर्शनल लिमिट, ये जो है कि लीनियर रिलेशनशिप में, यानी जितना स्ट्रेस आप ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं उतना ही उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये आप बस इधर तक फोर्स लगाते हैं और फिर उस बाद फोर्स आप छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो रिकवर होगा, स्ट्रेन जो होगा वो एक आएगी, उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन आएगी। However, beyond point P जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को। ठीक है, बिलो इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हैं और बियॉन्ड पी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब जो आपका ई पॉइंट जो है बेसिकली ये डिनोट कर रहा है आपका इट इज स्ट्रेस बियॉन्ड व्हिच strains are not fully recovered। ठीक है, यानी it is the maximum stress that a material can withstand without undergoing formation। ठीक है, सो पॉइंट ई से पहले पहले आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी, पॉइंट पी तक आपकी जो रिलेशनशिप है पॉइंट पी और ई के दरमियान जो आपका स्ट्रेस लगा रहे हैं वो स्ट्रेन के लीनियर नहीं है, यानी आपका स्ट्रेस जो लग रहा है उसमें स्ट्रेन आपका, बट बिफोर पॉइंट ई आपका जो स्ट्रेन है वो रिकवर हो सकता है। ठीक है, इसमें यानी यहाँ से लेके पॉइंट ई तक जो आपका स्ट्रेन होगा इट इज स्टिल रिकवरेबल इवन दो बिटवीन पॉइंट पी एंड ई आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हो। लेकिन बियॉन्ड पॉइंट ई जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी वो नॉन रिकवरेबल होगी, वो किसी भी तरीके से, यानी थोड़ी बहुत उसमें एक ऐसी डिफॉर्मेशन आएगी जो कि परमानेंट होगी। ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होगी। सो आपको होपफुली समझ में आ गई होगी कि क्या है इलास्टिक यील्ड स्ट्रेस आपका क्या है, ठीक है, और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है टू द पॉइंट पी, और पॉइंट टी है आपका वो फ्रैक्चर स्ट्रेस है, यानी आप स्ट्रेस लगाते जाओगे और टी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका मटेरियल फ्रैक्चर कर जाएगा। अब जो आपकी टेंसाइल टेस्ट होता है इसी तरह कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, ये कुछ स्ट्रेस होते हैं जिसपे एक मटेरियल की लिमिट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, लेट्स से कोई कार के पार्ट्स हो गए, ठीक है, उनको उनकी सबसे पहले टेस्टिंग होती है कि वो फोर्सेस को विथस्टैंड कर सकते हैं कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल टेंसाइल टेस्ट है, उसमें एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक पुलिंग फोर्स उस पर लगा के देखेंगे टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, तो वो वाला मटेरियल जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस को विथस्टैंड कर सकेगा,
और इसी तरह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी जो कंप्रेसिव स्ट्रेस को ज़्यादा विथस्टैंड कर सकेगा। अब द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन रिकॉर्डेड बिटवीन ई एंड टी इंडिकेट्स अ डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। मैंने बताया ना यहाँ परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है जो कि नॉन रिकवरेबल है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल डक्टाइल है या मैलिएबल है। जो डक्टाइल ब्रिटल है या मैलिएबल या डक्टाइल है, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल जो होता है ना उसका ये नुकसान होता है कि अगर एक स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, यहाँ तक पी तक लगा है, फिर उसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, अगर लेट से यहाँ पहुंचे हो, ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल जो होगा ना वो अपने जो उसकी फ्रैक्चर स्ट्रेस की जो लिमिट है, ठीक है, उससे पहले ही ये फ्रैक्चर कर जाएगा, यानी वो टीप से पहले पहुंचने से पहले ही फ्रैक्चर कर जाएगा। दैट इज ड्यू टू इट्स ब्रिटलनेस। हाउएवर इफ द मटेरियल इज डक्टाइल और मैलिएबल, ठीक है, तो यानी आपकी डक्टिलिटी और मैलिबिलिटी में ये डिफरेंस होता है कि मैलिबिलिटी जो होती है कंप्रेसिव आपकी स्ट्रेसेस को विथस्टैंड करती है और डक्टिलिटी एलोंगेशन फोर्सेस को, ठीक है। तो अगर तो मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी आपकी ज़्यादा है तो यानी आप जो स्ट्रेन में आपकी चेंजेस आ रही हैं, डायमेंशनल चेंज जो आ रही है वो ज़्यादा स्टेबल है और वो जल्दी फ्रैक्चर नहीं करेगा, वो एक ख़ास लिमिट पे बहुत ज़्यादा आगे जाके फ्रैक्चर करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल में क्या फ़र्क है। नाउ we move on to Young's modulus. Young modulus is a very important terminology, ये आपके पास पेपर में भी आ चुकी है और इसका ये क्वेश्चन था कि बेसिकली यंग मॉडुलस क्या चीज़ डिफाइन करती है, ठीक है, एंड दैट इज रिजिडिटी और स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल, यानी जितना ज़्यादा यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मटेरियल रिजिड होगा, ठीक है। ग्राफिकली इसको इस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आपका ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, वही जो हमने पहले डिस्कस किया है, उसमें अगर ये देख सकते हैं कि एक ग्रीन लाइन है, ठीक है, ये अगर लेट से स्टीप होती, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में होती, तो ये मटेरियल ज़्यादा रिजिड था, और अगर ये मटेरियल लेट से इधर होती तो क्या होगा, ये फ्लेक्सिबल मटेरियल ज़्यादा होगा। अब आप रिजिडिटी की आप मिसाल, इसकी इंपॉर्टेंस आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स फाइनल ईयर में कवर किया है, माइनर कनेक्टर वगैरह, ठीक है। माइनर कनेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है यंग मॉडुलस, उसका हाई मॉडुलस होना चाहिए, यानी उसको रिजिड होना चाहिए, सो दैट इट इज़ एबल टू withstand the occlusal masticatory forces। अगर तो मटेरियल रिजिड नहीं है और वो फ्लेक्सिबल है तो वो क्या करेगा, आपको या तो ट्रॉमा कॉज करेगा, ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव बेंडिंग, या वो इरिटेशन कॉज करेगा, या वो फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है। सो कुछ कंपोनेंट फ्लेक्सिबल की डिमांड रखते हैं, सच एज आपके जो क्लैस्प होते हैं, ठीक है, और कुछ मटेरियल सच एज माइनर कनेक्टर दे शुड बी रिजिड। Now, next property is resilience, ठीक है। resilience क्या होती है, it is the energy absorbed by material in undergoing elastic deformation up to the elastic limit, or the ability of an object to spring back into its original shape। अब इसमें आप देख सकते हैं ग्राफिकली, हम सारी चीज़ें ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक में, ओके। सो पहले हमने जिस तरह रिजिडिटी को एक्सप्लेन किया था, अब इसी तरह ही हम रिजिलियंस को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में रिजिलियंस हम किस तरह नोटिस करेंगे कि जो द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, इट इज नोन एज रिजिलियंस, ठीक है। ये शेडेड एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा रिजिलियंस है, ठीक है। और बेसिकली ये प्रॉपर्टी क्या यूटिलाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक मिसाल दी गई है इलास्टोमर्स, ठीक है। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, जो आपकी डेंचर बेसिस के नीचे कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब उनकी प्रॉपर्टी होती है कि जब आप मैस्टिकेट, डेंचर एक पेशेंट ने पहना हुआ है और वो मैस्टिकेशन कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा अपॉन च्यूइंग, ठीक है, और जैसे ही आप बाइट को रिलीज करेंगे तो वो इट विल स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। यानी द इलास्टोमर जो है वो एक बहुत ही रिजिलियंट मटेरियल है, ठीक है। तो ये आपने बात जानी कि स्प्रिंग बैक जो प्रॉपर्टी होती है वो रिजिलियंट मटेरियल्स की ज्यादा होती है। Now, toughness, it is a very similar property to resilience, ठीक है, in terms of stress strain curve। इसमें क्या है कि पीछे हमने पढ़ा था resilience stress strain curve up to the proportional limit है, लेकिन जो आपकी toughness जो होती है ना, it is up to the point of fracture, ठीक है। ये पूरा टोटल एरिया होता है up to the point of fracture। ये देख सकते हैं टफनेस में पूरा ग्रे शेड हुआ हुआ है, ठीक है, लोअर राइट बॉटम डायग्राम जो है उसमें। अब इसमें जो मटेरियल जो होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, और वो मटेरियल जो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट फ्रैक्चर, ठीक है, वो बेसिकली टफ होता है, ठीक है, और मैक्सिमम जब आप लिमिट रीच कर जाओगे तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा।
ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस पीछे में थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन किया है कि जो अर्ली फ्रैक्चर होते हैं वो इट इज़ ड्यू टू द ब्रिटलनेस ऑफ द मटेरियल सच एज डेंचर हो गया, वो ब्रिटल होता है। एक्रिलिक जो होता है आपका, वो मटेरियल जो होता है जिससे आपका डेंचर बनता है, या लेट से आपका पोर्सिलिन हो गया, ठीक है, ये ऑल ऑफ दीज आर वेरी ब्रिटल मटेरियल। यानी गलती से आप सीमेंट करने से पहले आपने थोड़ा सा भी उसे गिरा दिया तो इट विल फ्रैक्चर इंस्टेंटली, ठीक है। यू नीड टू take care of your जो processes है very carefully while trying to correct it or cementing it. So basically brittleness क्या होती है? It is opposite of toughness, ठीक है। अब brittleness मैंने आपको बताया था कि बताया नहीं है, मैं बताने जा रहा हूँ कि basically it is all dependent upon the surface imperfections, ठीक है, voids, cracks or any sort of imperfection, ठीक है। क्योंकि जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसमें क्रैक जो होता है बहुत जल्दी प्रोपेगेट करता है, ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है। और उसके ऑपोजिट क्या होती है? डक्टाइल और मैलिएबल, जो हमने जिक्र पीछे किया था, जो कि फ्रैक्चर को रेजिस्ट करता है, ठीक है। सो डेफिनेशन इसकी क्या है? ब्रिटलनेस इज द रिलेटिव इनएबिलिटी ऑफ मटेरियल टू सस्टेन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर ऑफ द मटेरियल अकर्स। यानी बताया था कि अगर पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर ये है तो ब्रिटल मटेरियल कहीं इधर जाके फ्रैक्चर करेगा, जबकि मैलिएबल और डक्टाइल मटेरियल जो है वो नॉर्मल पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर पर फ्रैक्चर करेगा, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी स्ट्रेंथ होती है ऑफ द ब्रिटल मटेरियल्स इज लोअर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी जो आपके ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते हैं उनको बेटर विथस्टैंड करते हैं एज कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेसेस, ठीक है। और इसकी क्या दो वजूहात हैं? बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू प्लास्टिकली डिफॉर्म एंड रिड्यूस टेंसाइल स्ट्रेस एट फ्लॉट टिप्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी कॉज है कि ये प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन नहीं होती इनमें और ये सडनली फ्रैक्चर कर जाते हैं। अब इसका अंदाज़ा हमें इस डायग्राम से होता है कि ये देखें, ये एक ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है। ये देखें, ये वाला मटेरियल बिफोर फ्रैक्चरिंग आप देख सकते हैं इसकी डायमेंशन चेंज हुई है, ठीक है, यानी ये थोड़ा सा नैरो हुआ है। ये आपको एक इंडिकेटर दे रहा है कि आपका मटेरियल जो है इसमें स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, इट इज़ अबाउट टू फ्रैक्चर, ठीक है। सो इसमें आपको इंडिकेटर आता है जो आपके डक्टाइल मटेरियल या मैलिएबल मटेरियल होते हैं, लेकिन ब्रिटल मटेरियल से उसमें आपको इंडिकेशन नहीं आती और वो एकदम से फ्रैक्चर कर जाता है, ठीक है। तो दो जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं विच आर रिलेटेड टू ब्रिटलनेस आर फ्रैक्चर टफनेस एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। फ्रैक्चर टफनेस क्या होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी विच डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ मटेरियल विद अ क्रैक टू रेजिस्ट फ्रैक्चर। डायग्रामेटिकली आप ये देखें अगर, तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके एटम्स की अरेंजमेंट हुई हुई है एंड बिटवीन दीज एटम्स एक छोटा सा प्लेन है जिसमें एक क्रैक बना हुआ है। ये क्रैक जो है इसकी ये टिप है और ये इसका ब्रॉड एंड है, ठीक है। ये जो टिप है, अब इधर क्या होता है कि ब्रिटल मटेरियल्स में स्ट्रेस कंसंट्रेशन हुई होती है इस जो आपका टिप होती है ऑफ द क्रैक, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो छोटा सा भी क्रैक होता है वो प्रोपेगेट करता है थ्रू आउट द मटीरियल अप टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, जिसकी वजह से ये जल्दी फ्रैक्चर होता है। जबकि ये देखें, ये ब्रिटल का बिहेवियर है, ठीक है, क्रैक यहाँ प्रोपेगेट हुआ है। जबकि डक्टाइल जो होता है वो क्या करता है कि ये ब्लंटिंग कर देता है इस क्रैक टिप की, ठीक है। जो आपके स्ट्रेसेस जो कंसंट्रेट हुए होते हैं एट द टिप ऑफ द क्रैक वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये प्रोपेगेट नहीं करते डक्टाइल और मैलिएबल मटेरियल्स जो आपके क्रैक्स हैं उनको। नाउ मूविंग ऑन टू इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी एक बड़ी कॉमन प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व करते हैं। लेट से आप पेशेंट है, उसको डेंचर लगा रहे हैं, आपके हाथ से डेंचर स्लिप हुआ है और वो फ्लोर पे जाके लगा और एकदम से वो फ्रैक्चर कर गया है। या अक्सर पेशेंट होते हैं वो आपके पास आते हैं कि भाई गलती से मेरे से नीचे गिर गया और वो टूट गया, वो इसी वजह से टूटता है बिकॉज इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की ज़्यादा है, ठीक है। एंड इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू रेजिस्ट अ सडन अप्लाइड स्ट्रेस, क्योंकि जब मटीरियल फॉल होता है तो एक सडन उस पर फोर्स सकती है, ठीक है। और जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से वो फ्रैक्चर कर जाता है। और जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो उनकी बहुत ज़्यादा पुअर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है। ब्रिटल मटेरियल को नीचे गिराएंगे तो वो सडन फोर्स की वजह से जल्दी ब्रेक करेगा। नाउ फटीग, ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है बट स्टिल यू नीड टू नो व्हाट इट इज, ठीक है। इसमें फटीग दो किस्म की चीज़ें हैं। एक फटीग लाइफ होती है, फटीग लिमिट होती है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक फटीग एक चीज़ होती है, एक टॉर्शनल फटीग होती है। सबसे आपको आम मिसाल दूंगा कि बीइंग एन एंडोडोंटिस्ट मैं ये जानता हूँ कि जो आपकी रोटरी फाइल्स होती हैं उनमें दो किस्म के फेलियर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी सेपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है, and that is torsional आपकी fatigue and your
साइक्लिक फटीग। टॉर्जनल फटीग क्या होती है कि लेट से आप कैनाल में रोटरी फाइल डाली है, उसकी टिप क्या होगी, वो बाइंड कर जाएगी टू दी एपेक्स, ठीक है, और आपका जो शाफ्ट होगा वो फिल्म का सॉरी फाइल का, वो इंगेज नहीं करेगा टू सर्फेसेस, जिसकी वजह से वो फाइल एक किस्म की अनवाइंड होएगी, उसमें एक टॉर्जन प्रोड्यूस होगा और वो ट्विस्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी सिर्फ टिप जो है इंगेज हुई है, बाकी टू द सरफेस। ये आपकी हो गई टॉर्जनल फटीग। इसमें साइक्लिक फटीग होती है कि एक आपको पता है कि आप जो फाइल्स होती हैं रोटरी फाइल्स, उनको थोड़े से पेशेंट्स के बाद मिनिमम 3 उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि वो उसमें साइक्लिक फटीग आ जाता है, ठीक है। साइक्लिक फटीग क्यों होता है कि उसमें माइक्रो क्रैक्स बन जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट सरफेस फोर्स और ड्यू टू शेप ऑफ रेस्टोरेशन और प्रोस्थेसिस, ठीक है। सो बेसिकली आपकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है ड्यू टू माइक्रो क्रैक्स फॉर्म इन द फाइल्स, और जिसकी वजह से वो किसी भी वक्त वो टूट सकता है। तो फाइल्स को आपको जल्दी रिप्लेस करना चाहिए आफ्टर डूइंग अ फ्यू पेशेंट्स। फटीग लाइफ और फटीग लिमिट में आपकी जो मैकेब है उसमें एक्सप्लेन किया गया है थ्रू टेस्ट कि फटीग लाइफ जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड फॉर फेलियर, यानी आपको एक गिवन मैग्नीट्यूड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स न्यूटन, ठीक है, ये आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। अब ये कितने साइकिल्स पे ये न्यूटन फोर्स जो है फेलियर कॉज करेगी, दैट वुड बी फटीग लाइफ। फटीग लिमिट क्या होगी कि आपको दिया हुआ है साइकिल्स दिए हुए हैं, लेकिन आप डिटरमिन करना है मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ था और साइकिल्स आपने कंफर्म करनी, इसमें आपको साइकिल्स दी हुई है और अपने मैग्नीट्यूड कंफर्म करना है, ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। और आपने मेजर करना है कि किस जो है मैग्नीट्यूड पे जाके फ्रैक्चर हो जाता है। We're gonna skip hardness and elasticity, viscosity, जो कि although are very important but we have a limited time. जो आपकी क्रीप है हो गई, ये सारी आप अमेलगम वगैरह जब करेंगे उसमें पता चलेगा कि क्या होती है। इससे रेस्टोरेशन फेलियर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है क्रीप। फिर फ्लो, वो अभी थोड़ा सा हम आगे एडिसिव प्रॉपर्टी में करेंगे। स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या होती है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। So we're gonna skip ahead to adhesion properties. Adhesion properties basically क्या adhesion क्या होती है? It is the interaction or attraction between unlike molecules, ठीक है। और जो cohesion होती है वो like molecules के बीच में होती है। अब जो आपका मटेरियल होता है जो कि बॉन्डिंग करवाता है टू सरफेस के बीच में, उसे एडिसिव कहते हैं, और मटेरियल जिसके साथ एडिसिव लगाया जा रहा है वो एडहेरेंट है, ठीक है। सिंपल डेफिनेशंस हैं लेकिन आपसे ये पूछी जा सकती हैं। Ideally, adhesive should also be a filling material, but it is applied as a thin layer between the substrate and restorative material. अब बॉन्डिंग आपको पता है कि 3 तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसी होती है, एक अमेलगम होती है जो कि माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन होती है, वो अंडरकट्स को एंगेज करता है। देयर इज माइक्रो मैकेनिकल कंपोजिट होती है जो कि एचिंग से इरेगुलरिटीज फ्यू माइक्रोमीटर इरेगुलरिटीज क्रिएट करता है, जहां आपका रेजिन जो होता है फ्लो करता है। और आपकी केमिकल होती है जिसमें एडहेसिव जो होता है उसकी केमिकल अफिनिटी होती है टू बॉन्ड टू एडहेरेंट सरफेस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल GIC, ठीक है। Now moving on to the one of the most properties important properties जो कि इस चैप्टर में है वो है वेटिंग, ठीक है। सबसे पहले in order to understand wetting you need to understand about one of the nature's property जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती है, that is surface tension, ठीक है। you must be all familiar of it, ठीक है। ये surface tension ही है जिसकी वजह से एक मॉस्किटो जो है एक वाटर सरफेस पे आराम से रेस्ट कर सकता है विदाउट सिंकिंग, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी जो है हम अपने रेस्टोरेटिव और हमारे जो ऑपरेटिव वर्क है उसमें इस्तेमाल करते हैं डेंटल मटेरियल्स में। सब इसका क्या बेसिकली है कि ability of adhesive to wet and adherent surface is evaluated by measuring the contact angle which is formed when a drop of adhesive is applied to the surface. जो आपकी सरफेस टेंशन होती है उसकी वजह से जो एक ड्रॉप होता है वो अपनी फॉर्म ड्रॉप की मेंटेन रखता है, ठीक है। ड्रॉप बना हुआ है ना, ये इसकी फॉर्म क्यों है, बिकॉज ये एक आपकी जो वो है टेंशन जो है उसकी वजह से, ठीक है। तो ड्रॉप अगर जैसे ही सरफेस टेंशन आपकी रिड्यूस होगी तो ये क्या होगा कि ड्रॉपलेट फॉर्म अपनी तोड़ देगा और ये इस तरह की एक फ्लैट फॉर्म इख्तियार कर लेगा जो कि जिसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया टू एडहेरेंट ज़्यादा होगा। तो आप खुद सोचें कि इसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है, इसका, राइट। तो इसका मतलब जो हमारी बॉन्डिंग है वो इससे ज़्यादा अच्छी अचीव होगी एज कम्पेयर टू दिस जिसका एक सिर्फ पॉइंट कॉन्टैक्ट है, जबकि इसका एरिया कॉन्टैक्ट है, ठीक है।
तो बेसिकली जो आपका होती है कॉन्टैक्ट एंगल होती है जो कि फॉर्म होती है ड्रॉप की विद दी एडहेरेंट, ठीक है। इफ इट इज क्लोज टू जीरो तो बहुत अच्छी आपकी वेटिंग होगी, और अगर इफ इट इज नॉट क्लोज टू जीरो और अबव 90 डिग्री तो इसकी वेटिंग इतनी फेवरेबल नहीं होती, ठीक है। तो वेटिंग का आपको पता चल गया क्या है, किसकी वजह से होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी सरफेस टेंशन होती है वो कॉन्टैक्ट एंगल जो बनाती है उससे वो डिटरमिन करता है, ठीक है। So wetting or wettability is the relative affinity of a liquid for the surface of the solid. ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखी हुई नहीं है, सो आई एम रीडिंग इट फ्रॉम समवेयर एल्स, ठीक है। और ease with which the liquid will flow into the onto the surface, the more will be the wettability। यानी जो आपकी wettability है वो डिपेंड करती है कि आपकी मटेरियल की विस्कोसिटी कितनी है, ठीक है। यानी अगर तो उसकी विस्कोसिटी कम है तो वो फ्लो ज़्यादा करेगा, ठीक है। ये हम आगे डायग्राम में देखेंगे। सो तो बेसिकली एडिशन प्रॉपर्टीज जो है उसमें एक और बात ये है कि आपकी जो टूथ सरफेस होती है उस कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। वो लिमिटेशन पहली क्या है कि आपकी जो रेजिन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और आपकी जो डेंटिन होती है इट इज हाइड्रोफिलिक, यानी इन दोनों में एफिनिटी नहीं है। एंड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिक बॉन्ड इनमें एक एफिनिटी होनी चाहिए। और इस लिमिटेशन को हमने ओवरकम किया थ्रू इन्वेंशन ऑफ प्राइमर्स, जो कि एडहेरेंट की सरफेस जो कि हाइड्रो फिलिक थी उसको हाइड्रोफोबिक कर देता है और अफिनिटी ऑफ रेजन्स इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह कुछ एक चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट होता है सरफेस एनर्जी का, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी सरफेस एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछों की कम होती है। जो आपका टच स्ट्रक्चर होता है उसकी सरफेस एनर्जी कम होती है, और जो आपके बॉन्डिंग एजेंट है उसकी सरफेस एनर्जी ज़्यादा होती है, जो आपका रेजन होता है, ठीक है। सो इसको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे कि हम एचिंग करेंगे टूथ सरफेस की, जिसकी वजह से उसकी जो लो सरफेस एनर्जी है वो हाई सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपकी अफिनिटी बेटर हो जाएगी, और आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। नाउ ये आप देख सकते हैं डायग्राम जिसमें आपको दिखाया गया है कि ये एक एडहेरेंट सरफेस है और ये आपका बॉन्डिंग एजेंट है। आप देख सकते हैं कि इसमें अनइवन टच स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसमें आपको मटेरियल फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि इसमें पॉइंट कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, एरिया कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर ये बिल्कुल फ्लैट होता है जो कि नॉर्मली कभी भी नहीं होता तो वो अच्छा फ्लो करता है, लेकिन चूंकि ये इरेगुलर है तो इसमें फ्लो नहीं किया, बिकॉज दिस मटीरियल जो आप एडिसिव लगा रहे हो इट इज़ विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा है और इसकी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो कम है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्लो की प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई है, विस्कोसिटी यानी डिक्रीज हुई है, ठीक है। और ये थोड़ा बेटर उसने इंटरडिजिटेशन किया विद द टू स्ट्रक्चर, ठीक है। और थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपकी एक तो विस्कोसिटी भी कम है यानी फ्लो ज़्यादा है, और दूसरी इधर वेटेबिलिटी भी ज़्यादा हो गई है। तो ये बेसिकली ये आपकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज हुई थी, क्रॉस सेक्शन करके टूथ की एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें उन्होंने देखा कि जब वेटिंग और विस्कोसिटी जब कम होती है और वेटिंग ज़्यादा होती है तो आपका टूथ और जो बॉन्डिंग इंटरफेस होता है वो ज़्यादा स्टेबल और एक्यूरेट और अच्छा होता है, ठीक है। इसी तरह ये एचिंग हुई हुई है, ठीक है। एच सरफेस है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये माइक्रो टैग्स बने हुए हैं। इन माइक्रो टैग्स में रेजिन आपका यहाँ फ्लो नहीं किया, बिकॉज इवन दो इट इज़ इसकी विस्कोसिटी कम है यानी वो ज़्यादा फ्लूइड है, फ्लो कर सकता है, बट नीचे तक नहीं करा बिकॉज की वेटेबिलिटी नहीं है। लेकिन ये जो आप इस डायग्राम देख सकते हैं कि इसमें ये डीपर पेंट्रेशन हुई है बिकॉज विस्कोसिटी भी कम है और आपकी वेटेबिलिटी भी ज़्यादा है। Now with this, I thank you all for your concentration. I hope you liked the lecture and you will subscribe to our जो हमारा कोर्स है which is for 3 months duration। इसमें आपको जो प्रोवाइड की जाएंगी चीज़ें वो ये हैं, वीडियो लेक्चर्स होंगे, डिस्कशन ऑफ बेसिक टॉपिक होगी, लाइव सेशंस होंगे, डिस्कशन ऑफ लेटेस्ट गोल्डन फाइल्स, मॉक एग्जाम आपका होगा एंड में, मल्टीपल टेस्ट होंगे टू असेस योर नॉलेज, ठीक है। एंड इसको आप रजिस्टर करने के लिए ये आपका तरीका है, ठीक है। लिमिटेड सीट्स हैं, यू कैन साइन अप एनी टाइम, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस। आपको जो है जो आप फॉर्म है इस जो आपको ये दिया गया है फॉर्म, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। या आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। and these are our fees for our course. Okay, guys, thank you so much. Subscribe today and make your life easy.